नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। चमोली की तपोवन हिम त्रासदी को 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कंपनी की 2 अधिकारियों और 10 जांबाज जवानों की टुकड़ी द्वारा सिर्फ 3 घंटे की मेहनत से तपोवन में धौलीगंगा 100 मीटर लंबा पुल बनाकर तैयार कर दिया गया। आपदा प्रभावित पहला गांव भग्यूल के लोगों के लिए यह पुल काफी अहम साबित हो रहा है। वहीं सेना के ये जवान रोज सुबह से शाम तक धौलीगंगा के दोनों छोर पर मुस्तैदी से ड्यूटी देते हुए गांव से तपोवन आने जाने वाले लोगों समेत आपदा राहत के सामान को पार कराते हैं। वहीं सेना के बनाए एरियल वे से गांव के लोगों समेत सामान को एक से कुल मिला के मसला यह है कि ये जो पुल बनाया गया है, जो कई रास्ते टूट गए थे, कुछ बह गए थे पुल, कुछ सड़कें टूट गई थी, उन पे अब वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं लोगों को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, सामग्री को यहां से वहां पहुंचाने के लिए। बहुत से लोग ऐसे थे जो एक जगह फंसे हुए थे, वो अब इधर से उधर आ जा सकते हैं। तो ये भारतीय जवानों ने कर दिखाया है। उन्होंने इस सहूलियत को दिया है क्योंकि बेहद नुकसान हुआ था जब यहां पे आपदा आई थी, कई तरह की परेशानियां हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, अलग अलग प्रशासनिक टीमें वहां पे तैनात हैं, लिहाजा जवान भी इधर से उधर जाते हैं, आम लोगों को भी इधर से उधर जाना होता है और राहत सामग्री भी पहुंचानी होती है। तो इस वैकल्पिक रास्ते से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो तपोवन त्रासदी का 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच एनटीपीसी लगातार आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशन वितरण कर रही है, साथ ही मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब भग्यूल ग्राम सभा में राज्य सरकार की तरफ से लोगों के आवागमन के लिए ट्रॉली सेवा शुरू की गई है, जिसके बाद एनटीपीसी की मेडिकल टीम अधिकारियों के साथ पहाड़ पर बसे और दुर्गम रास्ते से होते हुए यहां पहुंच रहे हैं, जहां ग्राम प्रधान के जरिए सभी गांव वालों को राशन का वितरण भी किया गया। वहीं एनटीपीसी ने गांव के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई और यह राशन उनके दैनिक जीवन में मदद करेगा। इसी दौरान अधिकारियों द्वारा वहां पहुंचकर लोगों से बात की गई, उनको हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। यानी अब मेडिकल सुविधा उन तक पहुंचाई जा रही है, राशन पहुंचाया जा रहा है, हर मदद का आश्वासन दिया गया है। तो राशन किट यहां पे वितरित की गई, लोगों की जांच की गई, उनका इलाज किया गया, उन्हें दवाएं दी गई। तो जो इलाके प्रभावित हुए थे, जहां के लोग प्रभावित हुए थे, अब कोशिश है कि उनके जीवन को सामान्य किया जाए। मेडिकल कैंप जहां हम लोग जाकर नदी के दूसरे तरफ जहां ब्रिज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहां आज करके मेरे लोग वापस आ रहे हैं। और यहां 6th मेडिकल कैंप ओवर हो गया है। वहां आज हम लोग ड्राई राशन जी हाँ, हम खड़े हैं आपदा प्रभावित भग्यूल गांव में। आपदा को लगभग 13 दिन हो चुके हैं। एनटीपीसी लगातार अपने सामाजिक दायित्व के तहत आपदा पीड़ित परिवारों की लगातार सेवा कर रही है। एक तरफ यहाँ पे राशन वितरण का कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को हो रहा है, दूसरी तरफ मेडिकल कैंप का आयोजन कर करके एनटीपीसी जो है प्रत्येक परिवार को आपदा में जो है फौरी तौर पर राहत पहुँचा रही है। आप देख रहे हैं मेरे सामने पे राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे ग्राम प्रधान से लेकर के प्रत्येक परिवार के घर घर में जो है एनटीपीसी राशन वितरण का कार्यक्रम कर रही है। और आज आपदा का 13वां दिन है और 13वें दिन में लगातार पहले दिन से लेकर लगातार 13वें दिन तक एनटीपीसी के कार्मिक अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी जमीन पे जुड़ करके हर एक परिवार का साथ दे रहे हैं और हर एक परिवार को जो है राहत पहुंचाने का कार्य करे। प्राइम न्यूज के लिए भग्यूल गांव से संजय कुमार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में विश्वविद्यालय को लगभग 26 करोड़ की सौगात दी है। इस बीच सीएम ने करीब 26 करोड़ की लागत से बनी योजनाओं का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और कई विधायक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने चमोली आपदा पर राजनीतिक बयानबाजी का जवाब देते हुए कहा कि विपक्षियों को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का हक नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की तस्वीरों को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जमीन से संबंधित मामलों पर महिला भी अपने पति के साथ हिस्सेदार होगी और उन्होंने बताया कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिला जमीन में हिस्सा लेने से वो
बैंकों से कर्ज ले सकती है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये तमाम कदम उठाए गए हैं। जो मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और जो मुझे यहाँ पर उसकी अनुभूति भी हुई है, जो पत्नी का पति की पैतृक संपत्ति में जो अधिकार का निर्णय राज्य की कैबिनेट ने लिया है, उसका पूरे राज्य में और राज्य के बाहर व्यापक स्वागत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य की जो जीडीपी है उसमें भी इसका असर भविष्य में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्रांतिकारी सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी सोच में आएगा। और महिलाएं, जो हम बराबरी के हक की बात करते हैं, बराबरी के योगदान की बात करती हैं, तो आज अब इस हालत में होंगी कि वास्तव में वो बराबरी के साथ योगदान, परिवार हो, चाहे समाज हो या फिर राज्य हो, उसमें वो बराबरी का योगदान कर सकेंगी। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना। मुकेश हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ है। मुकेश, मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे, विपक्ष पे वार करते हुए तो वो दिखाई दिए, लेकिन यहाँ क्या क्या कार्यक्रम थे, क्या सौगात उन्होंने यहाँ पे दी? मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था हल्द्वानी में, जिसको मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 26 करोड़ की लागत से योजना का लोकार्पण किया। उसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की सरकार कांग्रेस को लेकर उन्होंने काफी तंज कसे। उन्होंने कहा कि जिस समय आपदा केदारनाथ में आई थी तो इनके नेता जो थे विदेश घूम रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को सीधे कहा कि इसमें राजनीति ना करें और ज्यादातर है तो पीछे रहें। यानी मुकेश, सियासत इस आपदा पे भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। हाँ, जिस तरह कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपदा में विफल बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस को अड़े हाथों लेकर कहा कि ये आपदा है ये प्राकृतिक आपदा है, ना कि सरकार की और किसी प्रकार की आपदा है। इसको राजनीति ना करे तो बेहतर है। हालांकि उन्होंने विपक्षी नेतृत्व में कहा कि जो खुद अपने राज्य में ना कर सके वो हमारे राज्य में बोलने की इच्छा की नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, यहाँ पे कई सौगात भी उन्होंने दी और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। रुड़की की ढंढेरा नगर पंचायत के कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नीयत से ढंढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की बात कही है, जबकि अब तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस पीसीसी सदस्य उदय सिंह पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने 2016 में ही ढंढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा कर दी थी और 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया था, जिसके बाद इसका शासन आदेश भी जारी कर दिया गया। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और तब से ढंढेरा नगर पंचायत का मामला यूं ही था। हालांकि कई बार इसे लेकर सरकार ने घोषणा की और वो महज घोषणा तक ही सीमित रह गया। अब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढंढेरा नगर पंचायत को कैबिनेट में पास करा दिया है, लेकिन सरकार ने अब तक इसका शासन आदेश जारी नहीं किया। देखिए, ये जो पत्रकार वार्ता मैंने कल आपके समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि ये नगर पंचायत की घोषणा हुई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2017 में 3 जनवरी 2017 में
माननीय हरीश रावत ने इसको जो है नगर पंचायत का दर्जा दे दिया था, कैबिनेट में पास हो गया था, इसका गजट भी पास हो गया था। किन्हीं कारणों से, दिवेश के कारण या किसी कारण से ये सरकार इस फाइल को दबा कर बैठी थी। लेकिन अब इन्होंने, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि इन्होंने कल ये घोषणा की है, हालांकि जियो नहीं आया, अभी भी मैं सस्पेंस में हूँ कि अभी तक जियो नहीं आया, कि जियो आएगा बाकी की बात तो तब बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि 2013 से मैं लगातार इसमें संघर्ष करता रहा हूँ कि ये नगर पंचायत बने। रुड़की में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। ये शिकायत शहर के सिविल लाइन कोतवाली में की गई है। इस बीच भीम आर्मी के जिला महासचिव परवेज सुल्तान ने जानकारी दी कि 3 युवकों ने सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, और शिकायती पत्र सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह को दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि मामले पर संज्ञान लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो 3 लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। अरशद हुसैन हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अरशद, मामला क्या है, ये क्या कुछ शिकायत लेके यहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे थे? अरशद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरशद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर कोशिश करेंगे संपर्क को और वो विस्तार से बता पाए कि आखिर मामला क्या है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर यहां पे शिकायत दर्ज कराई गई। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जिसमें ये लड़के थे 3, अतुल, ऋतिक और हर्षित। इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जो हरगिज मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करता। आस्था किसी की भी हो, आस्था सबकी बराबर होनी चाहिए, मान सम्मान सबका होना चाहिए। किस तरह का गुस्सा है, क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब को? इंस्पेक्टर साहब से यही बात हुई, उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया और हमें रिसीविंग दे दिया, आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच हम खुद करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। एक शिकायतकर्ता है मोहम्मद मिनाज, जो एडवोकेट भी हैं। इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें इनके द्वारा ऋतिक कुलश्रेष्ठ और हर्षित कुमार पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा सोशल मीडिया में, फेसबुक में धार्मिक भावना भड़काने वाले शब्द कहे गए हैं, जिससे संप्रदायों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। इसको ले लिया गया है और इसके संबंध में उनको चिन्हित करते हुए समुचित कार्रवाई की जाएगी। रुड़की मेयर गौरव गोयल और उनके भाई समेत 6 लोगों के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया। पीड़ित की तरफ से तकरीबन 1.5 महीना पहले कोतवाली में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद भी मामले में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली। बता दें कि तकरीबन 1.5 महीना पहले एक महिला ने रुड़की नगर निगम के मेयर और बीजेपी नेता गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब इस मामले में 5 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मेरी श्रीमती ने तहरीर दी थी यहाँ पर, जो हमें रिसीव हो गई थी 8 तारीख को, 8 जनवरी को, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। हमने यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से भी मुलाकात की, उसके बाद हम एसपी देहात साहब से भी रिसीविंग ले चुके हैं, एसएसपी साहब से भी हमें रिसीविंग तो मिली है हर जगह से, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गौरव गोयल रुड़की मेयर जो हैं और अन्य उनके साथ 5 और आदमी थे, जिनमें उनका ये मुकदमा आदेश पे हुआ है। अब आगे क्या आपका कदम रहेगा? देखिए, अभी क्या है, कोर्ट ने आदेश किया है थाना गंगनहर को कि आप मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा तो कल दर्ज हो चुका है, ठीक है, 4-5 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अब भी मैं पुलिस से चाहूँगा कि वो सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, क्योंकि हम बहुत भटक रहे हैं, दर भटक रहे हैं, कि 1 रुपये से मोहताज हो चुके हैं। दोबारा से जेल से मैं जब बाहर आया, मुझे फिर पीटा गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया है, अभी 22 दिन फ्रैक्चर में प्लस्तर चढ़ा रहा है, अभी 2 दिन पहले ही प्लस्तर कटा है। उसके बाद भी अब न्यायालय के आदेश पे तो मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अब भी सत्ता के दबाव में ना रहे, कम से कम अब तो वो हमें न्याय दे।
मसूरी नगरपालिका सभागार में केंद्रीय कार्य समिति की 2 दिन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन नगरपालिका सभागार में किया गया। पहले सत्र का शुभारंभ मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर स्वायत्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कई मुद्दों को विधायक गणेश जोशी के सामने रखा। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर गणेश जोशी से राज्य सरकार की मदद से कर्मचारियों की मांग पर विचार करने की मांग की। पिछले महीने भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र की बैठक में प्रदेश के भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी के साथ हो रहे उत्पीड़न और उनकी मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी की बिगड़ती दशा को लेकर संघर्ष के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और भारतीय मजदूर संघ 25 फरवरी को मजदूरों की हक की लड़ाई के लिए पूरे देश में आंदोलन करेगा और 8 मार्च को महिला समूह पूरे देश में आंदोलन करेंगी। दिशा में लगातार ये एक बार है। अब जो मूल स्थिति देखिए क्या है, आज स्वायत्तशासी की स्थिति देश में ठीक नहीं है। ठीक इन द सेंस कि पहले चुंगी हुआ करती थी जिससे इनकी इनकम हुआ करती थी। अब जीएसटी के माध्यम से सीधे केंद्र में जाता है और केंद्र से जो शेयर आ रहा है वो प्रदेश में आता है और स्वायत्तशासी को समय से देते नहीं है ये लोग, जो है पूरा हिस्सा जो है। परिणाम यह है कि कर्मचारी को समय से वेतन नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, नए लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिल रहा है, परमानेंट जॉब जो है। और जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं वो जो है संविदा पर हैं, उनको समय से वेतनमान नहीं मिल रहा है। ये प्रदेश के जो शासन है कि वो जो है स्वायत्तशासी का पैसा दबा करके दूसरे मद में इस्तेमाल कर रहे हैं। दाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, यहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक है जिसमें कल उत्तराखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। वही 25 फरवरी से पूरे देश व्यापी 3 स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पहले स्तर पर देश में जो कर्मचारी हैं वो इसका पूरा विरोध करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन देंगे। वहीं महिला समूह भी अपने स्तर पर यहाँ पर आंदोलन करेगी। तो इसी को लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको पेंशन ग्रेजुएटी में बहुत भारी दिक्कत आ रही है और खासकर जो संविदा में कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनको लेकर कोई ठोस योजना यहाँ पर सरकार के पास नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर उनको भारी दिक्कत हो रही है। तो यानी ये माना जाए कि रणनीति ये बनाई जा रही है कि कैसे अब शासन को घेरा जाएगा और कैसे दबाव बनाया जाएगा, उसको लेके यहाँ पे अब तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो नगर पालिका सभागार में बैठक हुई थी जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। रुड़की के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर का शर्मनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी जो है यानी जो स्वास्थ्य, ये देखिए ये तस्वीर है और इस वीडियो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर शराब के नशे में सड़क पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर नशे में धुत ओपीडी रूम की कुर्सी पर बैठा हुआ सोता हुआ नजर आया। ये तस्वीर है और ये आलम है जहां एक डॉक्टर शराब के नशे में इस कदर धुत हो गया कि उसे ये मालूम ही नहीं कि वो कहां सो रहा है, कहां पड़ा है। ये तस्वीर है फुटपाथ पर। ये डॉक्टर यहां पे बताया जा रहा है कि नशे में थे। उसके बाद कुछ कर्मचारी यहां पे पहुंचे जो इन्हें उठा के अंदर अस्पताल ले गए। देखिए, हमारे यहाँ पर एक होम्योपैथी विभाग है जिसके फार्मासिस्ट श्री कुंदन जी हैं। मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि उनके द्वारा शायद कुछ इस तरह का कोई कृत्य किया गया है। तो मैं जो होम्योपैथी में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर डिमरी, मैं उनसे अभी बात करूंगा इस विषय में और जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। देखिए, मैं इस बारे में कह नहीं पाऊंगा क्योंकि विभाग दूसरा हो गया है होम्योपैथी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी और बिल्कुल की जाएगी। तो शराबी डॉक्टर की
ये हालत है। और अब कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं पे कोई सोता हुआ नजर आया, कोई सड़क पे लेटा हुआ। हरिद्वार में बिक रही अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस बीच एसएसपी के निर्देश के मुताबिक चलाए जा रहे अभियान में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए 7 तस्करों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हरिद्वार में शराब बिक्री पर पाबंदी के बावजूद लगातार शराब तस्कर सक्रिय हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। अभियान चलाया गया है और इस अभियान में जुआ, सट्टा, अवैध शराब पर नकेल कसी जा रही है। इसी उसमें 7 शराब तस्कर जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े। और मसूरी को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की तरफ से चलाई जा रही योजना में तेजी लाई जा रही है। इस बीच 144 करोड़ की यमुना पेयजल योजना का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। 1 मार्च 2020 को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने योजना का शिलान्यास किया था। पेयजल योजना पूरी होने के बाद मसूरी में अगले 40 साल तक भी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। योजना के तहत यमुना नदी से 4 स्टेज में पंपिंग की जाएगी और इसके लिए 100 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन का निर्माण किया जा रहा है और यह योजना 2022 तक तैयार होनी है। लेकिन कोरोना महामारी के बीच लगे लॉकडाउन के चलते योजना का जो काम है वो प्रभावित हुआ है। ऐसे में संभावना है कि थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये कि तेजी से काम किया जाए। चमोली में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने जिला स्तरीय पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अन्नपूर्णा होटल के सभागार में किया गया। प्रतियोगिता में 12 लोग शामिल हुए। पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिसमें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया जाएगा, जहां हर जिले से 3 श्रेणियों में चयनित प्रतिभागी अपने अपने जिले को रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वालों को 31,000, दूसरे नंबर वाले को 21 और तीसरा स्थान पाने वाले को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। ये जो उत्तराखंडी परिधान कंपटीशन जो होने जा रहा है और ये 8 मार्च को राज्य स्तर पर किया जाएगा, जिसमें हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो टीम जाएगी उसमें 6 लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे। ये 3 कैटेगरी में जाएंगे, एक है मिस, मिसेस और दादी माँ। तो ये तीनों कैटेगरी में 2-2 लोग सेलेक्ट होकर के जाएंगे और 8 मार्च को इन लोगों का फाइनल जो प्रतियोगिता होगी उसमें आप प्रतिभाग करेंगे राज्य स्तर पर। यहाँ से चयनित 6 लोग। आज हम यहाँ पे आए 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसमें प्रतिभाग करने के लिए हम यहाँ पे 8-10 महिलाएँ आ रखी हैं और इसमें 3 कैटेगरी हैं और मैं जो मेरी कैटेगरी जो है और हम यहाँ पे जो अपनी वेशभूषा परिधान है तो उसमें जो हमने भाग लिया है और ये हमारा जो फाइनल होगा वो देहरादून में होगा 8 मार्च को। जनपद चमोली में जो आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो देहरादून में राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी तो उसके विषय में यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी और कंपटीशन टाइप का आज हमने यहाँ पे ये संगोष्ठी थी हम लोगों की और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से जो है 6-6 लोगों ने चुन के जाना है और राज्य स्तरीय वहाँ प्रतियोगिता होगी। तो 3 कैटेगरी में यहाँ से चुन के जाएंगे लोग, तो इसमें हमने भी भाग लिया। गदरपुर में बाल विकास परियोजना की तरफ से राष्ट्रीय पोषण मिशन का आयोजन अभियान शुरू किया गया है। इस बीच कार्यक्रम में दिनेशपुर पंचायत सभागार में गदरपुर विकासखंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी और नगर पंचायत की चेयरमैन सीमा सरकार मौजूद रहीं। उन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय कुपोषण मुक्त अभियान की शुरुआत की। आज दिनेशपुर सभागार में उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम हमारे नगर पंचायत में किया जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो अब मैं दीदी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, क्योंकि
कि गांव में जो लेडीज़ है उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, जो कार्यकर्ता के माध्यम से जागरूक किया जाता है। इसलिए मैं कार्यकर्ता दीदी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके बारे में कहना चाहूँगी, कंट्रोल हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो कुपोषण था हमने उस पर काफ़ी हद तक विजय पाई है। हमारी परियोजना में ही 70-80 बच्चे अति कुपोषित हुआ करते थे। आज हमारी परियोजना में 19 बच्चे अति कुपोषित हैं, जिनको हम नियमित निगरानी कर रहे हैं। उनको अतिरिक्त आहार भी दिया जा रहा है। माँओं को भी हम काफ़ी काउंसलिंग, अभी हमारे टाटा मोटर्स की ओर से हमने मदर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। पिछले महीने, इसी महीने फरवरी में हमारे वहाँ 3 तारीख को हुआ था। तो ऐसे ही मुझे लगता है हम उनसे जुड़ करके हर महीने इस प्रोग्राम को भी शायद कर पाएंगे। तो जहाँ तक है, मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए उनको हमेशा जागरूक रहना होगा। जहाँ जानकारी मिल रही है वहाँ जाकर के लेनी होगी। बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखना है। रुड़की में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल को एक महिला ने सार्थक कर दिखाया। इस महिला ने परिवार के पालन पोषण के लिए ठेले पर सब्जियां लादकर शहर की गलियों में घर घर बेचने का बीड़ा उठाया। सब्जियां बेचकर महिला परिवार की आजीविका चलाने का काम करती है। महिला रोजाना ठेले पर सब्जियां लेकर आसपास कॉलोनियों में इसी तरीके से निकलती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।